नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 6 पाठ 12 कक्षा 6 पाठ 12 दक्षिण भारत 6ठी से 11वीं शताब्दी तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से लिया गया है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुविकल्पी प्रश्न बनाकर आपके सामने भेजा जा रहा है। तो बिना देरी लगाए हम चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों पर। मैं बार बार बता रहा हूँ, हर सेशन बता रहा हूँ, कोई पाठ कितना भी कठिन हो उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुविकल्पी प्रश्न बना दीजिए, पाठ आसान हो जाएगा। पाठ आपको सही तरीके से कंठस्थ हो जाएगा, सही जानकारी मिल जाएगी। तो इस पाठ में यही किया जा रहा, बहुविकल्पी प्रश्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बनाए जा रहे हैं। इस चैनल पर किसी भी पाठ को याद कराने का एक अच्छा और आसान तरीका किया जा रहा है कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुविकल्पी प्रश्न बना दिया जा रहा है। तो चलिए एलपी सरकारी जॉब चैनल पर पहला बहुविकल्पी प्रश्न इस पाठ से, संगम साहित्य में दक्षिण के किन राज्यों का वर्णन मिलता है? चेर राज्यों का, चोल राज्यों का, पांडव राज्यों का, ये पांड्य है, या उपर्युक्त सभी का। तो संगम साहित्य में दक्षिण के किन राज्यों का वर्णन मिलता है? तो उपर्युक्त सभी राज्यों को वर्णन मिलता है, यानी प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? कृष्ण प्रथम था, या दंती दुर्ग था, या कृष्णदेवराय थे, या नरसिंह प्रथम थे? तो राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक दंती दुर्ग था। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मानखेड़ को बनाया जो आधुनिक समय में किस राज्य में है? प्रश्न नंबर 3, दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मानखेड़ को बनाया जो आधुनिक समय में किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, या महाराष्ट्र में, या पंजाब में, या तमिलनाडु में? तो दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मानखेड़ को बनाया। मानखेड़ इस समय महाराष्ट्र में है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 ये भी है, पर प्रश्न अलग है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने, दंती दुर्ग ने, या सिंह विष्णु ने? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह प्रथम, कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग, या सिंह विष्णु ने? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 5, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? कृष्ण प्रथम थे, नरसिंह प्रथम थे, सिंह विष्णु थे, या पुलकेशिन प्रथम? तो चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 6, पुलकेशिन प्रथम अपनी राजधानी वातापी को बनाया। पुलकेशिन प्रथम अपनी राजधानी वातापी को बनाया। वातापी का आधुनिक नाम क्या है? तो बदामी है, गोलकुंडा है, बीजापुर है, या अहमदनगर है? तब पुलकेशिन प्रथम अपनी राजधानी को वातापी को बनाया था अपनी राजधानी। वातापी का आधुनिक नाम है बदामी। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 7, चालुक्य वंश की राजधानी बादामी आधुनिक समय में किस राज्य में है? चालुक्य वंश की राजधानी बादामी आधुनिक समय में किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, या पश्चिम बंगाल में है? तो चालुक्य वंश की राजधानी बादामी आधुनिक समय में कर्नाटक में है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं।
चालुक वंश के किस शासक ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया था? चालुक वंश के किस शासक ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया था? तो पुलकेशिन प्रथम ने पराजित किया था, या पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, या नरसिंह प्रथम ने पराजित किया था, या जेम्स प्रथम ने पराजित किया था? तो चालुक वंश के किस शासक ने? तो चालुक वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। किस वंश के शासकों ने वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बनवाया था? किस वंश के शासकों ने वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बनवाया था? तो पल्लव वंश के शासकों ने बनवाया था, या चोल वंश के शासकों ने बनवाया, या राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया, या चालुक्य वंश के शासकों ने बनाया? तो किस वंश के शासकों ने वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बनवाया था? तो ये चालुक वंश के शासकों ने वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बनवाया। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम थे, राजेंद्र चोल थे, राजराज चोल थे, या सिंह विष्णु थे? तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, यानी प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। पल्लव शासकों ने कांची को राजधानी बनाया था। वर्तमान समय में यह स्थान किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 11, पल्लव शासकों ने कांची को राजधानी बनाया था। वर्तमान समय में यह राज्य किस स्थान में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, या महाराष्ट्र में स्थित है, या कर्नाटक में स्थित है, या तमिलनाडु में? तो पल्लव शासकों ने कांची को राजधानी बनाया था। वर्तमान समय में ये राज्य किस स्थान में स्थित है? तो ये वर्तमान समय में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। किस वंश के शासकों ने महाबलीपुरम में बने रथ मंदिर को बनवाया? प्रश्न नंबर 12, किस वंश के शासकों ने महाबलीपुरम में बने रथ मंदिरों को बनवाया? जो चालुक वंश के शासकों ने बनवाया था, या चोल वंश के शासकों ने बनवाया था, या पल्लव वंश के शासकों ने बनवाया था, या राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था? तो महाबलीपुरम में बने रथ मंदिरों को बनवाने वाले वंश थे पल्लव वंश, यानी प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। किस वंश के शासकों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में मिलता है? किस वंश के शासकों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में मिलता है? तो चोल वंश का उल्लेख मिलता है अशोक के शिलालेख में, या पल्लव वंश का उल्लेख मिलता है, या वातापी का उल्लेख मिलता है, या राष्ट्रकूट वंश का उल्लेख मिलता है? तो किस वंश के शासकों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में मिलता है? तो चोल वंश के शासकों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में मिलता है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। किस वंश के शासकों ने भारतीय सीमा से बाहर भी अपना राज्य विस्तार किया? प्रश्न नंबर 14, किस वंश के शासकों ने भारतीय सीमा से बाहर भी अपना राज्य विस्तार किया? तो चालुक वंश ने विस्तार किया था, या गोपाल वंश ने, या सेन वंश ने, या चोल वंश ने? तो चोल वंश के शासक राजराज चोल एवं राजेंद्र चोल प्रथम ने श्रीलंका तक अपना राज शासन चलाया था। तो यानी प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चोल वंश के शासकों ने भारतीय सीमा के बाहर भी अपना राज विस्तार किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14 है, पर प्रश्न अलग है। किस चोल शासक ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था? किस चोल शासक ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था? तो करिकाल चोल ने जीत लिया था, या विजयालय चोल ने जीत लिया था, या राजराज प्रथम ने चोल ने जीत लिया था,
या राजेंद्र प्रथम चोल ने जीत लिया था? संपूर्ण श्रीलंका को किसने जीत लिया था? तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम चोल ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। चोल काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? चोल काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? नाडु कहा जाता था, राष्ट्रम कहा जाता था, कुर्रम कहा जाता था या मंडलम कहा जाता था? तो नाडु को जिला कहा जाता था, राष्ट्रम को राज्य या देश कहा जाता था, कुर्रम गांव को कहा जाता था और मंडलम प्रांतों को कहा जाता था। तो यानी प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चोल काल में प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 16 किस संत ने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की थी? ये में नहीं है, ने है। किस संत ने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की थी? तो रामानुजाचार्य ने किया था, या शंकराचार्य ने किया था, या वल्लभाचार्य ने किया था, या संत तुकाराम ने किया था? तो किस संत ने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना किया था? तो शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। 11वीं शताब्दी में दक्षिण के किस भक्त ने भक्त शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्त का साधन बताया था? प्रश्न नंबर 17 11वीं शताब्दी में दक्षिण के किस संत ने शक्ति और ज्ञान को, भक्ति और ज्ञान को नहीं होगा, शक्ति और ज्ञान को 11वीं शताब्दी में दक्षिण के किस भक्त ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्त का साधन बताया था? तो यहाँ पे जो शक्ति है ये भक्ति होना चाहिए। भक्ति और ज्ञान को ईश्वर का प्राप्त का साधन बताया तो शंकराचार्य ने बताया था, या रामानुजाचार्य ने, या वल्लभाचार्य ने, या महावीर स्वामी ने। 11वीं शताब्दी में दक्षिण के किस भक्त ने भक्ति और ज्ञान को ईश्वर की प्राप्त का साधन बताया? तो ये बताने वाले थे रामानुजाचार्य। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया, या चोल वंश के शासकों ने करवाया, या चालुक्य वंश के शासकों ने करवाया, या राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो ये करवाया था चोल वंश के शासकों ने। यानी प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। किस वंश के शासकों के समय संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई? किस वंश के शासकों के समय संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई? तो पल्लव शासकों के समय संस्कृत भाषा की उन्नति हुई, या तमिल शासकों के समय संस्कृत भाषा की उन्नति हुई, या चोल शासकों के समय संस्कृत भाषा की उन्नति हुई, या चालुक्य शासकों के समय संस्कृत भाषा की उन्नति हुई? तो किस वंश के शासकों के समय संस्कृत भाषा की उन्नति हुई थी? तो ये पल्लव वंश के शासकों के समय संस्कृत भाषा की उन्नति हुई थी। प्रश्न 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 महान संस्कृत कवि दंडी किस राजा की राजसभा में थे? प्रश्न नंबर 20 महान संस्कृत कवि दंडी किस राजा की राजसभा में थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसभा में थे, या चोल राजा राजेंद्र चोल की राजसभा में थे, या चालुक्य राजा पुलकेशिन प्रथम की राजसभा में थे, या पल्लव राजा सिंह विष्णु की राजसभा में थे? महान संस्कृत कवि दंडी किस राजा की राजसभा में थे? तो महान दंडी कवि पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसभा में थे। यानी प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। चोल वंश के किस राजा के पास बहुत बड़ी जेल थी? जेल सेना।
जल सेना, जल सेना, जल सेना थी। चोल वंश के किस राजा के पास बहुत बड़ी जल सेना थी? ये जल सेना है। चोल वंश के किस राजा के पास बहुत बड़ी जल सेना थी? तो करकाल के पास थी, या विजयालय के पास थी, या राजा प्रथम के पास थी, या राजेंद्र प्रथम के पास थी? तो चोल वंश के किस शासक के पास? तो चोल वंश के राजेंद्र प्रथम के पास एक बहुत बड़ी जल सेना थी। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? इराक में स्थित है, कंबोडिया में स्थित है, चीन में स्थित है, या अफगानिस्तान में स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13 या 23 है भाई। संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर भारत में नहीं है, यह किस देश में स्थित है? प्रश्न नंबर 13, संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर भारत में नहीं है, ये किस देश में स्थित है? तो भूटान थिम्पू में स्थित है, अफगानिस्तान काबुल में स्थित है, बोरोबुदुर इंडोनेशिया में स्थित है, या लंदन इंग्लैंड में स्थित है? तो संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर इंडोनेशिया में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसका भी हल यहाँ पे भेजा जा रहा है। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानखेट थी। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 2, किस चोल शासक ने श्रीलंका को जीता था? किस चोल शासक ने श्रीलंका को जीता था? तो चोल शासक राजेंद्र चोल ने श्रीलंका को जीता था। चोल शासक राजेंद्र चोल ने श्रीलंका को जीता था। प्रश्न नंबर 3, दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषताएं लिखिए। दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषताएं लिखिए। तो दक्षिण भारतीय शासकों की मंदिर निर्माण में विशेष रुचि थी। इन शासकों ने एलोरा का कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर, जिसे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। इन्होंने भारतीय कला एवं संस्कृति को दूर दराज के देशों तक फैलाया। तो देखिए, ये जो तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिया गया है, इसमें के कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि वो आपको स्क्रीन रोक के और समय दिया जा रहा कि आप जल्दी जल्दी पढ़ लें, लिख लें, या नोटबुक में सही से लिख लें या रफ में लिख लें। मतलब आपको कुल मिलाकर प्रश्न की सही जानकारी, पाठ की सही जानकारी होना आवश्यक है। तो प्रश्न नंबर 3, दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, पढ़ने का प्रयास करें, रफ में लिखने का प्रयास करें, बाद में फेयर में नोटबुक में लिख लें। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 4, दक्षिणी भारत के राज्यों का किन किन देशों से व्यापारिक संबंध था? दक्षिणी भारत के राज्यों का किन किन देशों से व्यापारिक संबंध था? तो दक्षिणी भारत के राज्यों का यूनान, रोम, मिस्र, मलय द्वीप समूह और चीन के साथ व्यापारिक संबंध था। दक्षिण भारत के राज्यों का यूनान, रोम, मिस्र, मलय द्वीप समूह और चीन के साथ व्यापारिक संबंध था। प्रश्न नंबर 5 देखें, चोलों के शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो चोलों की शासन व्यवस्था बहुत विकसित और सुव्यवस्थित थी।
समस्त साम्राज्य को राष्ट्रम कहते थे, प्रांतों को मंडलम, जनपद को नाडु और गांव को कुर्रम कहा जाता था। कुर्रम अपनी बैठकों में समस्याओं का समाधान करते थे। वो सिंचाई के लिए तालाब बनवाते थे, कर वसूलते थे, वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी थे। यहीं से स्थानीय स्वशासन यानी आज से मिलती जुलती पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो देखिए, ये प्रश्न नंबर 5 चोलों के शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रफ में नोट कर सकते हैं, बाद में फेर में नोट कर लेना। 1-2 बार फटाफट पढ़ने के प्रयास करें, जल्दी जल्दी पढ़ें, याद करें, समझने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 5 चोलों के शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। चोलों के शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये आप पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे, रफ में लिख चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित के विषय में लिखिए। अंकोरवाट के विषय में लिखना है, शंकराचार्य के विषय में लिखना है, रामानुजाचार्य के विषय में लिखना है, एलोरा मंदिर के विषय में लिखना है। तो चलते हैं अंकोरवाट देखते हैं। अंकोरवाट का बहुत विशाल मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यह मंदिर विश्व की धरोहर है। इसकी दीवारों पर रामायण महाभारत की कहानी उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है। अंकोरवाट का बहुत विशाल मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यह मंदिर विश्व की धरोहर है। इसकी दीवारों पर रामायण महाभारत की कहानी उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है। शंकराचार्य के बारे में देखें। शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम क्षेत्र में 4 मठों की स्थापना की। इन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक बताकर एकेश्वरवाद का प्रचार किया। इससे लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ। शंकराचार्य के बारे में, शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम क्षेत्र में 4 मठों की स्थापना की। इन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक बताकर एकेश्वरवाद का प्रचार किया। इससे लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ। अब रामानुजाचार्य के बारे में देखें। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में दक्षिण के संत रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्त का साधन बताया। देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में शक्ति है, ये शक्ति है, जबकि ये भक्ति होना चाहिए, और आपके पाठ्य पुस्तक में शक्ति है, इसलिए हम शक्ति यहाँ पे शक्ति भी लिख रहे हैं, भक्ति भी लिख रहे हैं। 11वीं शताब्दी में दक्षिण के संत रामानुजाचार्य ने भक्ति और ज्ञान को समझने का प्रयास करें। भक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्त का साधन बताया। अगला प्रश्न, एलोरा मंदिर। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में विशाल चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर बनवाया। यह कई मंजिला वाला है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में विशाल चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर बनवाया। यह कई मंजिलों वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है। तो एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था। कृष्ण प्रथम यहाँ भरा जाएगा। चोल काल में गांव को कुर्रम कहा जाता था, कुर्रम कहा जाता था, यहाँ कुर्रम भरा जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, कंबोडिया देश में स्थित है। पल्लव शासकों ने मंदिर बनवाया। तो पल्लव शासकों ने कौन सा मंदिर बनवाया? महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया। महाबलीपुरम में रथ मंदिर, पल्लव शासकों ने रथ मंदिर का निर्माण कराया। तो प्रश्न नंबर ए में कृष्ण प्रथम, प्रश्न नंबर बी में कुर्रम, प्रश्न नंबर सी में कंबोडिया, प्रश्न नंबर डी में रथ। फिर से देख लें। प्रश्न नंबर ए में कृष्ण प्रथम, प्रश्न नंबर बी में कुर्रम, प्रश्न नंबर सी में कंबोडिया, प्रश्न नंबर डी में रथ मंदिर का निर्माण किया गया। अगले प्रश्न पे देखते हैं। वंशों के नाम हैं और वर्तमान किस राज्य में हैं? तो राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य, चोल, 4 वंश हैं, 4 राज्य हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो राष्ट्रकूट आधुनिक महाराष्ट्र में थे, पल्लव आधुनिक आंध्र प्रदेश में थे, चालुक्य आधुनिक कर्नाटक में थे और चोल तमिलनाडु में थे। तो राष्ट्रकूट महाराष्ट्र, पल्लव आंध्र प्रदेश, चालुक्य कर्नाटक और चोल तमिलनाडु में। तो इस प्रकार ये कक्षा 6 का पाठ 12 आपके पास जा रहा है। बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न के साथ आपके पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया जा रहा है वो भी इसी के साथ जा रहा है। तो अब हम आपसे अगले सेशन मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।